इस खास डीप डाइव में स्वागत है। आज का जो विषय है उसके बारे में सोचते ही ना जहन में सबसे पहले उड़ता हुआ गुलाल और हर तरफ फैली हुई मस्ती की तस्वीरें उभरने लगती हैं। बिल्कुल। और पानी के गुब्बारे भी। हाँ, पानी के गुब्बारे भी। हम बात कर रहे हैं होली की। लेकिन देखिए, आज की ये गहन चर्चा उन सभी के लिए बहुत खास होने वाली है जो कम समय में किसी विषय की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। सही बात है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि हमारी प्राचीन परंपराएं समय के साथ बस एक वार्षिक रूटीन बनकर रह जाती हैं। लोग भूल जाते हैं कि इनकी शुरुआत आखिर हुई क्यों थी। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि होली केवल रंगों का कोई साधारण सा खेल नहीं है। जो रिसर्च और स्रोत आज हमारे सामने है वो इस बात का खुलासा करते हैं कि ये त्योहार वास्तव में धर्म, विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक बेहद सोच समझकर बनाया गया संगम है। एकदम सटीक। जब इन परंपराओं का हम वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक नजरिए से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इनकी जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इस बात का बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे प्राचीन विचारकों ने मानसिक स्वास्थ्य, ज्योतिष और यहाँ तक कि आयुर्वेद के गूढ़ सिद्धांतों को एक बहुत ही मनोरंजक त्योहार में ढाल दिया ताकि समाज का हर वर्ग बिना किसी दबाव के इसका फायदा उठा सके। ये नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं सोच रही थी, अगर हम प्रकृति की तरफ देखें तो ये वो समय होता है जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होती है। ऋतु परिवर्तन का समय। हाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद पुराने सूखे पत्तों को छोड़कर रंग बिरंगे फूलों से सज रही होती है। तो एक तरह से प्रकृति खुद उत्सव मना रही होती है और हमारा ये त्योहार उसी प्राकृतिक उत्सव का एक मानवीय विस्तार है। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। शुक्रिया। तो आज की हमारी इस चर्चा को इसे हम मुख्य रूप से 3 पहलुओं में बांटकर समझेंगे। पहला ऐतिहासिक और धार्मिक, दूसरा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक, और तीसरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। ये बहुत ही तार्किक रूपरेखा है। इन तीनों पहलुओं को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं ना, तभी होली की पूरी तस्वीर समझ में आती है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हर एक परत को बारीकी से नहीं समझा जाता, तब तक इस त्योहार के पीछे की उस महान सोच को समझना बहुत मुश्किल है, जिसका जिक्र आज के हमारे स्रोतों में किया गया है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके धार्मिक और ऐतिहासिक आधार पर बात करते हैं। हम सब होलिका दहन की उस मशहूर कथा से वाकिफ है। वो दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अहंकार, होलिका का आग में बैठना और भक्त प्रहलाद का बच जाना। हाँ, प्रहलाद का सुरक्षित बच जाना। लेकिन अगर हम उस कथा के शाब्दिक अर्थ से थोड़ा आगे बढ़ें तो ये साफ होता है कि ये केवल बच्चों को सुनाई जाने वाली बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी भर नहीं है। का प्रतीक है। ईगो का। बिल्कुल, वो प्रतीक है चरम अहंकार का। उस ईगो का जो इंसान को अंधा कर देता है। जब अहंकार इस हद तक बढ़ जाता है कि व्यक्ति खुद को ही भगवान समझने लगता है और ब्रह्मांड की शक्ति को नकार देता है, तब उसका विनाश तय है। और होलिका उस शक्ति या उस वरदान का प्रतीक है जिसका उपयोग समाज के कल्याण के बजाय विनाश के लिए किया जा रहा था। और दूसरी तरफ प्रहलाद प्रतीक है अटूट भक्ति, सत्य और उस निर्दोष भावना के जो किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकती। यानी ये कथा एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक संदेश देती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, उसका नाश निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। और इसी धार्मिक पहलू में एक और बहुत ही खूबसूरत रंग जुड़ता है, वो है ब्रज की होलिका। वृंदावन और बरसाना में जो श्री कृष्ण और राधा की होली की परंपरा है, वो केवल एक रोमांटिक कहानी या उत्सव मात्र तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रज की होली को अगर हम दर्शन के नजरिए से देखें तो ये निष्काम प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक है। निष्काम प्रेम मतलब बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई लेने देने का भाव ना हो। दार्शनिक रूप से ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। क्या बात है। जब गोपियों और श्री कृष्ण एक दूसरे पर रंग डालते हैं ना, तो वो असल में एक दूसरे के रंग में रंग रहे होते हैं। वे अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भुलाकर एक हो रहे होते हैं। ये परंपरा सिखाती है कि जीवन के असली रंग क्रोध या ईर्ष्या के नहीं हैं। जीवन के असली रंग तो प्रेम, सहजता और आनंद के ही हैं। प्रेम, सहजता और आनंद ही जीवन के असली रंग है। ये सच में बहुत ही खूबसूरत विचार है। लेकिन
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब हम इसके दूसरे पहलू यानी ज्योतिष और मन के विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये केवल कहानियों और दर्शन तक सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों में एक खास बात बताई गई है कि होली हमेशा फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही क्यों मनाई जाती है। हाँ, ये समय का चुनाव कोई संयोग नहीं है। वही तो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ ज्योतिष विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक तालमेल देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, यानी फुल मून जी। और प्राचीन विज्ञान में चंद्रमा को सीधे तौर पर मन का कारक माना गया है। मन और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है। और आधुनिक विज्ञान भी अब ये मानता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के पानी पर पड़ता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। बिल्कुल सही। तो चूंकि मानव शरीर में भी लगभग 70% पानी होता है, तो क्या इसका सीधा असर हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है? ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। पूर्णिमा के समय, विशेषकर फाल्गुन पूर्णिमा पर, जो कि साल का एक बहुत ही ऊर्जावान समय होता है, इंसानी मन बहुत चंचल हो जाता है। हमारी भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। मतलब उस वक्त हम ज्यादा भावुक महसूस करते हैं। हाँ, इस समय व्यक्ति के भीतर दबी हुई नकारात्मक भावनाएं जैसे अवसाद, क्रोध या चिंता बहुत तेजी से सतह पर आ सकती हैं। इसलिए होलिका दहन की जो परंपरा है वो असल में इस समय की नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करने की एक मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषी प्रक्रिया है। ये तो एक तरह की सामूहिक चिकित्सा या ग्रुप थेरेपी जैसा लगता है। अग्नि को वैसे भी लगभग हर संस्कृति में शुद्धि का प्रतीक माना ही गया है। बिल्कुल माना गया है। तो जब भावनाएं उफान पर हों तब पूरे समुदाय का एक साथ एक विशाल अग्नि के सामने खड़े होना और प्रतीकात्मक रूप से अपनी नकारात्मकता को उस अग्नि में स्वाहा करना, ये मन को शांत करने का और एक बोझ उतारने का बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। यही इसका मूल उद्देश्य है। ये एक मनोवैज्ञानिक एंकर का काम करता है। जब लोग आग को जलते हुए देखते हैं तो वो अवचेतन रूप से अपने भीतर की बुराइयों और मानसिक तनाव को जलता हुआ महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कैथारसिस यानी रेचन की प्रक्रिया है। होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक नाटक नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक शुद्धि है। ये सच में एक एकदम नया नजरिया है। और अगर हम विज्ञान और शरीर की ही बात कर रहे हैं तो मुझे ऋतु परिवर्तन वाले हिस्से पर भी बात करनी है, जो कि आयुर्वेद से जुड़ा है। हाँ, मौसम का बदलना। हाँ, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, तो मौसम के इस बड़े बदलाव का हमारे शरीर की कार्यप्रणाली पर क्या असर होता है? ये आयुर्वेद का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, जिसे ऋतु संधि कहा जाता है, यानी दो मौसमों के बीच का समय। अच्छा। जब हम शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ते हैं तो बीच में वसंत का काल आता है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के दौरान भारी भोजन और कम शारीरिक गतिविधि के कारण शरीर में कफ जमा हो जाता है। कफ दोष? हाँ, कफ दोष। और जब वसंत में सूर्य की गर्माहट बढ़ती है तो शरीर के अंदर जमा हुआ वो कफ पिघलने लगता है। और जब ये कफ पिघलता है या असंतुलित होता है तो शरीर में सुस्ती आती है और बीमारियां बढ़ती हैं। एकदम सही। कफ दोष के बढ़ने से शरीर में भारीपन, आलस और कई तरह की मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी या श्वसन तंत्र के संक्रमण की संभावना काफी बढ़ जाती है। साथ ही इस मौसम में तापमान ऐसा होता है कि हवा में बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। तो ये बात साफ होती है कि हमारे पूर्वजों ने इस बीमारी वाले मौसम से निपटने के लिए ही इस त्योहार के रीति रिवाजों को इस तरह से डिजाइन किया था। होलिका दहन की अग्नि और उसमें डाली जाने वाली औषधियों का जो विज्ञान है वो इसी समस्या का समाधान लगता है। 100%। प्राचीन काल में होलिका दहन कोई साधारण अलाव नहीं था। उस अग्नि में आम लकड़ियों के साथ साथ बहुत सारे औषधीय पदार्थों का उपयोग किया जाता था। जैसे क्या? जैसे नीम, सरसों, कपूर और सूखी जड़ी बूटियां। जब वसंत के समय हवा में कीटाणु बढ़ने लगते हैं तब पूरे समाज का एक साथ मिलकर जगह जगह ये औषधीय अलाव जलाना पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता था। कमाल है। ये धुआं हवा में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता था और मच्छरों तथा अन्य परजीवियों को दूर भगाता था। ये तो एक बड़े पैमाने पर चलाया जाने वाला कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम या सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान लगता है, जिसे एक धार्मिक अनुष्ठान का रूप दे दिया गया ताकि हर कोई इसमें अपनी मर्जी से भाग ले। यही प्राचीन भारतीय विज्ञान की खूबी है। उन्होंने स्वास्थ्य के नियमों को लोगों पर थोपने के बजाय उन्हें त्योहारों में बदल दिया। और अगर ये एक स्वास्थ्य अभियान है तो अगले दिन जो रंग खेले जाते हैं
उनका विज्ञान भी पक्का इसी से जुड़ा होगा, क्योंकि आजकल तो अक्सर रसायनों से बने पक्के रंगों का इस्तेमाल होता है जो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, जो एलर्जी का कारण भी बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन असली और पारंपरिक रंग तो पूरी तरह से प्राकृतिक होते थे। पुराने समय में रंगों का चुनाव केवल उनके चमकीलेपन के लिए नहीं होता था। असली रंग पलाश के फूल, जिन्हें तेसु भी कहा जाता है, हल्दी, चंदन और कुमकुम से बनाए जाते थे। ये सब तो त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद में ये सभी तत्व त्वचा और पूरे शरीर के लिए बेहद लाभकारी माने गए हैं। अक्सर लगता है कि रंग सिर्फ मस्ती के लिए हैं, लेकिन हल्दी और चंदन का उपयोग देखकर लगता है कि ये तो सीधा आयुर्वेदिक स्किन केयर है, जिसे बस एक खेल का रूप दे दिया गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व है। चंदन शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पित्त दोष को शांत करता है। और पलाश के फूल? पलाश के फूल त्वचा के रोगों को दूर करते हैं। सर्दियों के बाद जब त्वचा रूखी हो जाती है और वसंत में संक्रमण का खतरा रहता है, तब इन प्राकृतिक रंगों को एक दूसरे के शरीर पर लगाना एक तरह का लेप लगाने जैसा था। वाव! ये त्वचा के रोम छिद्रों से शरीर के अंदर जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने का काम करता था। प्रक्रिया से सुस्ती दूर होती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। स्वास्थ्य भी बन रहा है और खुशी भी मिल रही है। ये सब देखकर समझ आता है कि मस्ती के बीच में पूरा का पूरा एक क्लिनिकल डिटॉक्स प्रोग्राम छिपा हुआ है। जी। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य केवल शारीरिक तो नहीं होता। हमने मन की बात की, शरीर की बात की, अब थोड़ा समाज की बात करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री इस त्योहार के सामाजिक और मानसिक प्रभावों पर भी बहुत जोर देती है। वो कैसे? ये एक ऐसा समय है जो पुरानी रंजिशों, यानी जो पुरानी दुश्मनी या मनमुटाव होते हैं, उन्हें भुलाकर गले मिलने का एक सामाजिक अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और ये एक स्थापित मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सामाजिक सद्भाव के बिना मानसिक शांति नहीं मिल सकती। सही बात है। अगर किसी के मन में अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के प्रति कड़वाहट है, तो वो कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। होली के दौरान समाज में एक अलिखित नियम लागू हो जाता है, बुरा न मानो होली है। हाँ, ये केवल एक नारा नहीं है, ये समाज को एक मनोवैज्ञानिक छूट या परमिशन देता है। ये नियम तो सच में कमाल का है। ये साल का वो इकलौता दिन होता है जब आप अपने किसी गुस्सैल पड़ोसी या सख्त बॉस पर भी रंग डाल सकते हैं, और उन्हें सामाजिक दबाव में ही सही, लेकिन मुस्कुराकर गले मिलना पड़ता है। बिल्कुल, ये सामाजिक गतिशीलता को रीसेट करने का एक अद्भुत तरीका है। हाँ, ये पुरानी कड़वाहट को रीसेट करने का एक बेहतरीन टूल है। जब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो वो स्पर्श और रंगों की खुशी सीधे तौर पर दिमाग में एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन पैदा करती है, जो स्ट्रेस को कम करते हैं। एकदम, जो बातें महीनों से संवादहीनता का कारण बनी हुई थी, वो एक चुटकी गुलाल के साथ खत्म हो जाती हैं। ये क्षमा करने और क्षमा मांगने का एक संस्थागत तरीका है, जिससे समाज में प्रेम, भाईचारे और मेल मिलाप को बढ़ावा मिलता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने एक प्राचीन कथा से शुरुआत की, सितारों और चंद्रमा की बात की, शरीर के कफ दोष को समझा, आयुर्वेदिक स्किन केयर पे चर्चा की और समाज में दुश्मनी भुलाने के मनोविज्ञान तक आ गए। अगर इन सब बातों को एक साथ पिरोया जाए तो ये सारा अध्ययन हमें किस अंतिम निष्कर्ष की तरफ ले जाता है? ये पूरा अध्ययन बहुत ही स्पष्ट रूप से होली को एक आंतरिक साधना के रूप में प्रस्तुत करता है। आंतरिक साधना? हाँ, अगर इसका दार्शनिक सार निकाला जाए तो असली होलिका दहन बाहर चौराहे पर लकड़ियों का जलना नहीं है। असली होलिका दहन है अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को जलाकर राख कर देना। और जब वो भीतर की गंदगी जल जाती है, तभी असल में रंगों से खेलने का अधिकार मिलता है। एकदम सही। और वो असली रंग लाल, हरा या पीला नहीं है। तो क्या है? असली रंग है समभाव का रंग। समभाव यानी सभी को समान देखने की दृष्टि। जब सब लोग एक ही रंग में रंगे होते हैं तो ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंच होता है, ना नीच। सब बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल, ये त्योहार सामाजिक पदानुक्रम को तोड़कर सबको एक धरातल पर ले आता है। ये खुद को समभाव, प्रेम और भक्ति के रंग में पूरी तरह से डुबो देने की प्रक्रिया है। अगर मैं इसे समेटूं तो होली 3 स्तरों पर काम करती है। कौन कौन से? पहला है ज्योतिष, समय की ऊर्जा को समझना। दूसरा है विज्ञान, प्रकृति और स्वास्थ्य का संतुलन। और तीसरा है अध्यात्म, आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव। ये एक बहुत ही शानदार यात्रा रही। आज की हमारी इस गहन चर्चा ने वास्तव में इन दस्तावेजों के हर पहलू को
बहुत ही खूबसूरती से सामने रखा है। जी, ये स्पष्ट हो गया है कि कैसे होली का विज्ञान इस त्योहार को सिर्फ गुलाल और पानी के खेल से कहीं ऊपर उठा देता है। ये केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, ये धर्म और सत्य की विजय का जश्न है। बिल्कुल। ये प्रहलाद की भक्ति की शक्ति का प्रमाण है, ये व्रज के निष्काम प्रेम का विस्तार है, और सबसे बड़ी बात, ये वसंत के आगमन के साथ प्रकृति और नवजीवन का उत्सव है। और शायद यही कारण है कि ये त्योहार सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये इंसान की उन 3 सबसे बुनियादी ज़रूरतों, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव को एक साथ संबोधित करता है। वो भी बिना किसी नीरस उपदेश के। एकदम सही। एक ही दिन में बिना किसी दबाव के खेल खेल में पूरी तरह से संबोधित करता है। ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। आज हमने जिन तथ्यों पर विचार किया वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सुनने वालों के लिए यहाँ एक गहरा विचार है। यदि प्राचीन काल के विचारकों ने एक ऐसे त्योहार की रचना की जो एक ही समय में हमारे मानसिक स्वास्थ्य और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करता है, जो हल्दी, चंदन और औषधीय धुएं के माध्यम से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है जी, और जो पुरानी दुश्मनी को भुलाने का एक सामाजिक अवसर देकर पूरे समुदाय को एकजुट करता है, अगर उन्होंने ये सब इतनी सटीकता और वैज्ञानिक गहराई के साथ डिजाइन किया था, तो क्या अपनी अन्य तथाकथित पुरानी परंपराओं को सिर्फ रूढ़िवादी रीति रिवाज मानकर खारिज कर देना सही है? ये सोचने वाली बात है। या फिर उन्हें नकारने से पहले उनके पीछे छिपे विज्ञान, मनोविज्ञान और ज्ञान की भी इसी तरह गहराई से जांच करना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। आज के इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये उम्मीद है कि इस चर्चा ने सोचने के नए दरवाजे खोले होंगे और नई जानकारियों के प्रति जिज्ञासा को और भी प्रज्वलित किया होगा। इस ज्ञान की खोज को ऐसे ही बनाए रखें और हमेशा कुछ नया और गहरा सीखते रहें।